नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना चैनल सीटेड प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक, चाहे वे सीटेड वाले हो चाहे बीपीएससी वाले हो, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा टॉपिक जो ज्योग्राफी से संबंधित है, जिसका नाम है भारत का परिचय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें सीटेड पेपर 1 वाले साथ में पेपर 2 के एसएसटी वाले के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, और हमारे बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक हर एक टॉपिक को बढ़िया से ध्यान से देखिए और समझिए, और आपको अंत तक भारत के बारे में हर एक विचार को जो है सो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ आपके अंदर विकसित कर देंगे। इसलिए शुरू वाला जो ये मैप है, इसको हम खाली रखें, खाली ब्लैंक। इसका मतलब अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बस थोड़ी देर में हम शुरू करते हैं। चलिए, तो आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। देखिए, अध्याय, इस टॉपिक का नाम है भारत का परिचय। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 से 6 क्वेश्चन सीटेट के लिए और बीपीएससी के लिए तो जानते ही हैं, इसी से संबंधित चर्चा होता है। हमारा भारत के बारे में, इसके बारे में हम क्या करेंगे, संपूर्ण जानकारी लेंगे, समझ रहे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शुरू से एक एक छोटे छोटे बातों को लेकर चलेंगे और उसके बाद जो है सो हम यहाँ तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते। जैसा कि ये सामने में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, पृथ्वी। सर क्या है हमारा, ये पृथ्वी है। पृथ्वी, आपको पता है कि सौर मंडल में जो मुख्य जो है सो मुखिया है, वो क्या है, सूर्य है। और सौर मंडल में यानी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे नंबर पर जो ग्रह है, जिसका नाम क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी एक क्या है जी, ग्रह है। पृथ्वी को कौन से ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। कौन ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह, क्योंकि इसके 71% भाग पर, 71% भाग पर क्या है जी, पानी है। चलिए, मैं वहां तक नहीं ले जाऊंगा, मैं थोड़ा आपको जानकारी देता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए, यहाँ पर चर्चा किया हुआ है। सो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो ध्यान रखिए, पृथ्वी का आकार जो है सो गोलीय है, ऊपर से थोड़ा चपटा है, इसलिए इसका आकृति को कहते हैं भू आभ। कैसी आकृति कहते हैं, भू आभ आकृति कहते हैं। कैसा आकृति है, कैसी आकृति है पृथ्वी का, भू आभ। यानी जैसे हम लोग देखते हैं, हमारा थुथुन देखते हैं ना, कहीं पर उठा हुआ है, कहीं पर धंसा हुआ है, कहीं पर खरखर है, इसी प्रकार पृथ्वी का आकार है, जिसको कहते हैं भू आभ। यानी ये पूरा सेब के जैसा है, ऊपर से थोड़ा चपटा हुआ है। चलिए, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर हम लोग अपने अध्ययन को अच्छा बनाने के लिए अलग अलग रेखाएं खींचे हैं, जिसमें 2 रेखाएं महत्वपूर्ण है, अक्षांश और देशांतर। तो चलिए, एक लाइन से हम लोग चर्चा करते हैं। इसको चर्चा करने से क्या होगा, आपको जो मैं बताऊंगा, सो भारत की स्थिति यहाँ से यहाँ तक है, तो ये आप जो है सो अच्छा से समझिएगा। चलिए, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के बीचों बीच यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। रियल में ये पृथ्वी पर है नहीं, ये वैज्ञानिकों के द्वारा अलग से क्या किया है, दर्शाया गया है। क्लियर ना। चलिए, अक्षांश किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूरब की ओर, ध्यान रखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर एक रेखा गुजरता है, जिसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं सर, अक्षांश रेखा। 0 डिग्री पर एक रेखा गुजरता है, जिसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा क्या करता है, जो पृथ्वी से गुजरता है, तो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये जो रेखा है, ध्यान रखेंगे, ये जो रेखा है, ये जो गया हुआ है 0 डिग्री पर, जैसे ही हम बीचों बीच खींच देते हैं, तो ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो अभी समझे कि पृथ्वी को 2 दिशाओं में बांटा है, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। कौन, अक्षांश रेखा। और सुनिए, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर 90 डिग्री तक उत्तरी ध्रुव तक रेखा है, फिर 0 डिग्री से दक्षिण की ओर 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव तक जो है सो रेखा है। 1 डिग्री पर कुल 1 रेखा है, यानी प्रत्येक डिग्री पर 1 रेखा खींचा हुआ है। तो इस प्रकार आपसे कहेगा कुल अक्षांशों की संख्या कितना है, तो सर ध्यान देंगे, आप ही लोग बताइए। 0 डिग्री से ऊपर तक गया 90 तक, तो 90 हुआ। फिर 0 डिग्री से नीचे तक आया यानी दक्षिण तक, तो फिर भी यह 90 हुआ। और 1 0 डिग्री खुद है, इसलिए कुल अक्षांशों की संख्या जब भी आपसे पूछा जाए तो कितना होगा सर, 181। कितने होंगे, 181।
और अक्षांश रेखा से क्या होता है, किसी जगह का स्थिति की जानकारी किससे पता होता है, अक्षांश, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 5 या 6 अक्षांश ध्यान रखेंगे। 0 डिग्री अक्षांश यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा सर्किल यानी सबसे बड़ा वृत्त है। 0 डिग्री अक्षांश यह सबसे बड़ा वृत्त है जिसका नाम है विषुवतीय रेखा भी कहते हैं या विषुवतीय वृत्त भी कहते हैं या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं सर, भूमध्य रेखा। जब भी आपसे कहे भूमध्य रेखा किसे कहेंगे, तो पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर 0 डिग्री पर एक रेखा गुजरता है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं। फिर यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण है कर्क रेखा। कर्क रेखा किसे कहेंगे, तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर, ध्यान रखेंगे, इस रेखा के ऊपरी भाग को कहेंगे उत्तर, इस रेखा के दक्षिणी भाग को कहेंगे दक्षिण। तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरता है जिसका नाम है कर्क रेखा। कौन नाम है सर, कर्क रेखा। ध्यान रखेंगे यही कर्क रेखा हमारे देश से होकर गुजरता है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। हर एक चीज की बारीकी से जानकारी देंगे। आपका काम है शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। अगर हम पढ़ा दिए या बता दिए उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे, ये पूरा गारंटी है, ये मेरा गारंटी है सर। लगातार बने रहेंगे। और फिर यही भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर एक रेखा गुजरता है जिसका नाम क्या है सर, जिसका नाम है मकर रेखा। मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं ठंडी मौसम में, उस समय सूर्य का किरण किस रेखा पर पड़ता है, मकर रेखा पर पड़ता है। चलिए विशेष बात तो आगे करेंगे। फिर भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर 66.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरता है जिसका नाम है आर्कटिक रेखा। कौन नाम है जी, आर्कटिक रेखा जी। भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर 66.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरता है जिसका नाम है आर्कटिक रेखा। फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर 66.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरता है जिसका नाम है अंटार्कटिका रेखा। कौन नाम है जी, अंटार्कटिका रेखा। बिल्कुल ध्यान रखिए, अंटार्कटिका रेखा। अब देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी को, दो अक्षांश के बीच रियलिटी कितना होता है, तो ये एक दूसरे से अक्षांश रेखाएं जितने हैं कुल कितने हैं 181, ये सभी एक दूसरे के समानांतर हैं। क्या है जी, समानांतर है, समझ रहे ना। इसकी एवरेज दूरी दोनों के, दो रेखाओं के बीच की एवरेज दूरी 111 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर 111.32 किलोमीटर देता है, लेकिन ध्यान रखेंगे एवरेज दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। और दो रेखाओं के बीच की दूरी को, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं सर, इसे हम कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं, कटिबंध। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, जोन। ध्यान रखेंगे, जोन या कटिबंध, ध्यान रखेंगे। इसमें 2-3 जोन या यहाँ आप देखेंगे उष्ण कटिबंध लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ उष्ण कटिबंध कहाँ से है, तो इसका कलर अलग से दिया हुआ है। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जगह को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध यानी उष्ण जोन। उष्ण मतलब गर्मी, उस दो रेखाओं के बीच की जगह है उसे कहते हैं जोन। तो ध्यान रखेंगे गर्मियों के दिनों में, अभी हम लोग गर्मी के मौसम में हैं, तो सूर्य का किरण सबसे ज्यादा जो है सो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अधिक से अधिक पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होता है। गर्मी को हम लोग कहते हैं उष्ण, और दो अक्षांशों के बीच के कहते हैं जोन। तो आपसे कहेगा उष्ण कटिबंध किसे कहेंगे, तो कहेंगे मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो जगह है उसे कहेंगे उष्ण कटिबंध। समझ गए। फिर जैसे ही गर्मी का मौसम थोड़ा आगे जाएगा तो फिर कर्क रेखा, उसके बाद सूर्य की किरण कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा और कौन, ये आर्कटिक रेखा। कौन रेखा जी, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा पर पड़ता है थोड़ा तिरछा होकर। फिर यहाँ मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा। कौन रेखा जी, मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा पर थोड़ा तिरछा होकर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गर्मी या थोड़ा थोड़ा ठंडी, थोड़ा गर्मी थोड़ा ठंडी। तो थोड़ा ठंडी को कहते हैं शीत और गर्मी को कहते हैं उष्ण। तो शीतोष्ण कहेगा, शीतोष्ण कटिबंध कहाँ, तो मेन यानी कर्क रेखा से ऊपर आर्कटिक रेखा के बीच, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच के जगह को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, थोड़ा गर्मी थोड़ा ठंडी। और फिर मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा के बीच की जगह को क्या कहते हैं, शीतोष्ण, फिर वही थोड़ा ठंडी थोड़ा गर्मी।
अब देखिए यहाँ पर सूर्य की किरण रहेगा तो सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ आएगी, यहाँ सूर्य की किरण तिरछी आएगी। जो जो तिरछा जाएगा उसकी जो उष्णता है यानी किरण में जो ऊष्मा है उसकी जो है तीव्रता कम हो जाएगी। तो ऊष्मा यहाँ पर ज्यादा, इसलिए उष्ण कटिबंध। थोड़ा तिरछा हुआ तो इधर थोड़ा कम, इधर थोड़ा कम, इसलिए शीत उष्ण। लेकिन पूरा ध्रुव पर पूरा ठंडा, यहाँ पर उसका हीट ज्यादा प्रभाव नहीं करेगा, इसलिए आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव तक के जगह को कहते हैं शीत कटिबंध। पूरा ठंडा ही रहेगा, पूरा साल क्या रहेगा, ठंडा। फिर वही क्या, अंटार्कटिका रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की जगह को कहते हैं शीत कटिबंध। शीत मतलब क्या, पूरा ठंडा, समझ रहे ना, पूरा ठंडा। यहाँ पर ज्यादातर जो है सो सूर्य का किरण जो है सो उसका उष्मा का प्रभाव ज्यादा नहीं रहता है। तो आशा करते हैं कि अभी अक्षांश रेखा समझ गए। पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर एक काल्पनिक रेखा खींचा गया जिसे क्या कहते हैं, अक्षांश। अक्षांश इसलिए खींचा गया जिससे किसी देश की स्थिति का क्या लगाया जाए, पता लगाया जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखा खींचने से पृथ्वी कितने भागों में बट गया, दो। कौन कौन, उत्तर और दक्षिण। कौन बट गया जी, उत्तर और दक्षिण। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है देशांतर रेखा। कौन रेखा जी, कौन रेखा, देशांतर। ध्यान रखेंगे, देशांतर। अक्षांश तो समझ गए, ये पश्चिम से पूर्व था। अब देशांतर कहाँ, यहाँ देखिए, ऊपर से लेकर नीचे की ओर। तो ऊपर कौन ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे कौन ध्रुव रहेगा, दक्षिणी ध्रुव। कौन ध्रुव जी, दक्षिणी ध्रुव। तो अब देखिए पृथ्वी के बीचों बीच ऊपर से नीचे की ओर 0 डिग्री पर एक रेखा गुजरता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। क्या कहते हैं सर, देशांतर रेखा। समझ गए। अब जैसे ही देशांतर रेखा खींचे तो देखिए पृथ्वी पहले ऐसा था, पहले हम लोग अक्षांश खींच दिए। क्या खींच दिए, अक्षांश। जैसे ही अक्षांश खींचे तो पृथ्वी हो गया ऊपर में उत्तर। यहाँ इस रेखा से ऊपर वाले क्या कहलाएगा, उत्तर, और इस रेखा से नीचे वाले क्या कहलाएगा, दक्षिण। तो सबसे ऊपरी वाले जगह को कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं जी, उत्तरी ध्रुव। और सबसे निचले भाग को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। जब अक्षांश रेखा खींचा गया था तो पृथ्वी को 2 दिशाओं में बांट गया, उत्तर और दक्षिण। आज जैसे ही ये देखिए देशांतर रेखा जैसे ही बना दिए, तब इधर भी तो एक पार्ट हो गया, इधर भी तो एक पार्ट हो गया। तो इधर वाले पार्ट को कहते हैं पूर्व। क्या कहते हैं इधर वाले पार्ट को, पूर्व। इधर वाले पार्ट को कहते हैं पश्चिम। क्या कहते हैं सर, पश्चिम। समझ गए। दिशा इसलिए बांटे क्योंकि मैं जो कहूँगा डायरेक्ट आपको, सो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध क्या है, जो जानते हैं उसको बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत सम्मानजनक विचार है, अच्छी बात है। लेकिन सर जो नहीं जानते हैं, जीरो से उसको पूरा जानकारी देंगे ना, इसलिए ये चर्चा किए हैं। अब थोड़ा इंतजार कीजिए, बस पहुंच रहे हैं वहां पर। तो देखिए अब आप पृथ्वी को क्या कर दिया, आप अब बड़ा खतरनाक स्थिति में ला दिए। आप पृथ्वी को क्या करें, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में बदल दिए। अब यही है, यहाँ पर देखिए ये है अक्षांश। ये जो ऊपर से सॉरी ये देशांतर, ऊपर से नीचे जो आ रहा है, जो भी रेखा है, ये जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, देशांतर। और ये जो रेखा है ये क्या है, अक्षांश। ये क्या है, अक्षांश। समझ रहे हैं, अक्षांश देशांतर। अब देखिए आप कहेंगे सर ये जो देशांतर रेखा है आप कहे हैं सो उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव में मिला हुआ है सभी रेखा, एक जगह पॉइंट पे है। फिर इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव में भी तो पॉइंट पर रहता, पॉइंट पर होगा। देखिए देखते हैं वो पिक्चर है कि नहीं। अच्छा आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप देखे होंगे उत्तरी ध्रुव में सभी देशांतर एक पॉइंट पर है ना, इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव में तो एक पॉइंट पर होगा। इसका मतलब ध्रुवों पर 2 देशांतर के बीच की दूरी 0 किलोमीटर होगा, यानी कुछ दूरी नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे ज्यों ज्यों ध्रुव से नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, ये क्या है, कौन रेखा जी, विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा। ये जो है 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो आप कहेंगे सर जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं 2 रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है जी, 2 रेखाओं की, यहीं पर लगे, 2 रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और सबसे ज्यादा दूरी 2 रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ होता है, तो 0 डिग्री देशांतर पर सबसे ज्यादा कहाँ होता है,
0 डिग्री। और फिर ऐसे जैसे ही नीचे आते हैं तो इसकी दूरी क्या होती जाती है, कमती जाती है। तो वहां पर बताए थे देशांत अक्षांश में बताए थे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कहते हैं कटिबंध। तो यहीं पर पूछेगा ना सर 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो 2 देशांतर के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं सर, गोरे। 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे, या जगह को क्या कहते हैं, गोरे। फिर यहाँ पर देखिए देशांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 2 रेखाओं के बीच की दूरी कितना, 0। और सबसे ज्यादा दूरी कहाँ, विषुवत रेखा पर। यहाँ पर देखिए विषुवत रेखा कहाँ सबसे ज्यादा, विषुवत रेखा पर। यहीं पर भी पूछता है एवरेज 2 विषुवतीय यानी विषुवत रेखा पर 2 देशांतर के बीच की दूरी कितना होता है, तो यह भी होता है 111 किलोमीटर एवरेज। अब पॉइंट में कहेगा तो 111.13, समझ रहे ना, एवरेज कहेगा तो 111 2 देशांतर के बीच की दूरी। आज जो जो ऊपर जाएंगे दूरी में कमी, आज जो जो नीचे आएंगे दूरी में कमी। सबसे ज्यादा कहाँ, विषुवत रेखा पर। समझ गए। अब देखिए ये 0 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर, 0 डिग्री। इसके बगल में कितना, 180। ये जो 0 डिग्री पर देशांतर रेखा खींचा गया है इसको कहते हैं प्रमुख यामोत्तर। क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर। और देशांतर से क्या होता है, किसी देश की स्थिति और समय दोनों की क्या होती है, जानकारी मिलती है। किस रेखा से, देशांतर रेखा से। और 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। यहीं से पूरे विश्व में समय का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। जो कहाँ से गुजरती है 0 डिग्री, तो ग्रीनविच लंदन से। कहाँ से गुजरती है सर, ग्रीनविच लंदन से गुजरता है 0 डिग्री देशांतर। यही है क्या, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ध्यान रखें 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। मानक समय रेखा जो कहाँ से गुजरती है, लंदन कहाँ, ग्रीनविच से गुजरती है। लंदन कहाँ है, ब्रिटेन में। कहाँ है सर, ब्रिटेन में। यहीं से पूरे विश्व में क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। और सुन लीजिए, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में कितना डिग्री घूमता है, कितना डिग्री घूमते हैं सर, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूमता है, 24 घंटा में घूमता है 360 डिग्री। इसलिए 1 घंटा में कितना डिग्री होंगे, 1 घंटा में होंगे 360/24। कितने होंगे, 24। जैसे ही इसको काटिएगा तो कितना डिग्री जी, 15 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए 15 डिग्री में कितना समय लगता है, 60 मिनट का। कितना समय, 60 मिनट का। इसलिए 1 घंटा को हम मिनट में कन्वर्ट दिए, 1 डिग्री में कितना समय लगेगा, तो 60/15, 15 चौका कितना, 60, यानी कितने मिनट, 4 मिनट। तो समझे ये 1 डिग्री क्यों निकाले, तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के बीच कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। कितने समय लगते हैं सर, 4 मिनट का समय लगता है। 1 देशांतर यानी 1 डिग्री देशांतर पर कितने समय लगते हैं, 4 डिग्री। अब इसमें भी है, क्या है सर, इसमें भी है। देखिए समय का निर्धारण कैसे होता है। आप अगर 0 डिग्री देशांतर, यही ना है, ये ऊपर से जो है ये क्या है, देशांतर रेखा। कौन रेखा, देशांतर। आप 1 डिग्री देशांतर पर कितना मिनट, 4 मिनट। तो यही है, अगर आप पूरब की ओर जा रहे हैं, जितना डिग्री देशांतर जाइएगा, मानकर चलिए आप 1 डिग्री ये हुआ, 2 3 डिग्री चल गए, तो 3 डिग्री गए, तो इसका मतलब कितना समय पास किए, तो 3 × 4 बराबर कितना, 12 मिनट। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, अगर आप 0 डिग्री देशांतर से, ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर जाएंगे तो आपके समय में वृद्धि होगा कि कमी, तो वृद्धि होगा। आप कहेंगे हम प्लस में 12 मिनट गए, किधर गए, प्लस में। यही अगर आप पश्चिम की ओर आते हैं, किधर आते हैं सर, पश्चिम की ओर 3 डिग्री आते हैं, 1 2 3, तो 1 डिग्री के लिए 4 मिनट, तो 3 डिग्री के लिए कितना, 3 चौका 12 मिनट। तो आप कितना समय निर्धारण किए हैं, यानी कितना समय आप
पास किए हैं तो 12 मिनट। अब चूंकि आप किधर आ रहे थे, पश्चिम की ओर, इसलिए यह प्लस में न होकर क्या होगा, माइनस में। ध्यान रखेंगे, कहाँ होगा, प्लस में न होकर कहाँ होगा, माइनस में होगा। देखिए इसी से आपको मैं बता रहा हूं, आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि भारतीय मानक समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय से कितना घंटा आगे है, तो आपको पता है 5.5 घंटा। सभी जन को पता है ना, कितना घंटा आगे हैं, 5.5 घंटा अंतर्राष्ट्रीय समय से क्या है, भारतीय समय क्या है, आगे हैं, इसलिए प्लस दिए। और आपको बता रहे हैं कि भारतीय मानक समय कितना डिग्री पूर्वी देशांतर को, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। कितना डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। भारतीय ये मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा। कौन रेखा जी, समय रेखा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 5.5 घंटा कैसे हुआ, तो आपको बताए थे 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। तो यहाँ 82 डिग्री है तो इसको 4 से गुना करेंगे सर। आधा डिग्री है, इसके लिए 4 का आधा कितना, 2 मिनट देंगे। अब 82 को गुना कीजिए, कितना, 4 दूना, सर देखिए 4 दूना 8, 8 चौक 32, कितना जी, 8 चौक 32 प्लस 2 ये, तो टोटल कितना मिनट हो गया, तो 330 मिनट। आइए 330 मिनट को अगर हम घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो ये इसको कहेंगे ना 300 मिनट प्लस 30 मिनट, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 300 मिनट बराबर कितना, 5 घंटे। आइए कितना जी, 30 मिनट। अब चूंकि पूर्व की ओर जा रहा है तो प्लस देंगे कि माइनस, क्या देंगे सर, प्लस। तो बिल्कुल समझ गए ना, कैसे हम लोग समझे कि हमारा भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो पूरा आगे चलते हैं, अभी तो समय रेखा जाने हैं, अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि। यही 0 डिग्री यामोत्तर, इसी को तो 180 डिग्री कह सकते हैं। 0 डिग्री बराबर 180 डिग्री कह सकते हैं ना, 0 डिग्री से जो गुजरा है ये 180, या उस तरफ हम कह सकते हैं 180 डिग्री। तो यही 180, लेकिन ध्यान रखेंगे 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं सर, 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। क्या कहता है, दोनों सेम ही रेखा, यही सर्कल घुमा है वही है। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। कौन रेखा जी, तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। इसे कहते हैं क्या, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। इसमें भी है, अगर आप 0 डिग्री देशांतर या कह सकते हैं 180 डिग्री, इसको आप कहेंगे 180 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाइएगा, किधर जाइएगा, पूर्व की, तो तिथि बढ़ेगा, तिथि क्या होगा, बढ़ेगा। पूर्व की ओर जाएंगे तो तिथि क्या होंगे, बढ़ेगा। यही अगर आप कहाँ जा रहे हैं, पश्चिम की ओर, तो तिथि क्या होंगे जी, तिथि घटेगा। क्या होंगे, घटेगा। समझ रहे ना, अगर आप 180 डिग्री देशांतर यानी देशांतर से अगर पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं तो आपका तिथि क्या होगा, अगर आप मान के चले कितना तरीके 18 तो हो जाएगा 19। और फिर अगर पीछे आएंगे तो फिर क्या होंगे, 18 था इधर गए 19, और फिर पीछे आएंगे तो फिर क्या होगा, वही 18 का 18। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व की ओर जाने पर डेट बढ़ता है, अब पश्चिम की ओर जाने पर डेट क्या होता है, घटता है। इसी को दोनों का सेम है, प्रमुख यामोत्तर, समय में भी प्रमुख यामोत्तर, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे 0 डिग्री देशांतर, और तिथि में भी प्रमुख यामोत्तर, बस इसमें ध्यान रखेंगे 180 डिग्री यामोत्तर। तो अभी तक आप लोगों ने क्या जाना, आप लोगों ने जाना अक्षांश देशांतर। अब क्या कर लिए आप, पृथ्वी को 4 दिशाओं में आप बांट चुके हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब प्लस के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि और समय दोनों बता दिए। अब हम चलेंगे भारत पे, अब यहाँ से आगे हम कहीं नहीं जाएंगे। सुनिए विशेष बात, इसके बारे में हम एक विशेष वीडियो बनाकर काल्पनिक रेखाएं जितने हैं उसके लिए मैं बनाऊंगा। अभी मैं भारत की परिचय की ओर जा रहा हूँ, चलिए ले चलते हैं आपको भारत के परिचय। अब फिर देखिए एक और आ गया है, इसको ही क्लियर कर ही देते हैं क्या।
पृथ्वी, हम लोग बार बार कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। कैसे झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। यही तो है 23.5 डिग्री। अगर रियल में एंगल हम माने तो रियल में इसका ये होना चाहिए, तो ऐसे रहना चाहिए पृथ्वी, तो ऐसे नहीं होकर ये क्या हो गया, थोड़ा ऐसे झुका हुआ है। ये देखिए, ये देखिए मेरे पास भी है, ये देखिए इधर की ओर ध्यान रखेंगे, किधर झुका हुआ, इधर झुका हुआ किधर, तो ये देख रहे ऐसे, जैसे घेंट सीधा करने के कभी कभी मोचरा नहीं जाता है, तकिया इधर उधर रख दिए तो ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे है पृथ्वी। देख रहे हैं ना आपको कैसे है। तो यही कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री। ये सीधा रहना चाहिए, ये जो मेन रेखा है ये सीधा रहना चाहिए, सीधा नहीं रहकर ये क्या हुआ है, थोड़ा टेढ़ा। तो अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। और कक्ष तल पर कितने डिग्री, 66.5 डिग्री। दोनों में क्या रखेंगे, अंतर रखेंगे, या कहेंगे लंबवत रेखा के सापेक्ष ये कितने डिग्री पर झुका हुआ है, तो कितने डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है। अक्ष पर पूछेगा तो कितना, 23.5 डिग्री। समझ रहे ना। और पृथ्वी के इसी झुकाव के कारण, इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं। आप कहिएगा आप लोग, सर हम पढ़े हैं परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। आप बताएं जी, दोनों के कारण होता है, झुकाव के कारण भी और परिक्रमण गति के कारण भी। तो एक पहले से जानते थे, एक और जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िए बढ़िए। चलिए अब देखिए हमने क्या किया, वही किया आराम से आपको। अब हम बताएंगे भारत हमारा देश, जो आर्यावर्त, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, अलग अलग नामों से प्राचीन काल से विख्यात है। विश्व का सबसे सुंदर, बहुत ही मतलब समझते विशाल देश, जिसकी जनता भी बहुत महान है, जो पूरे विश्व में कुटुंब की भावना रखता है, कुटुंब की भावना रखता है, सभी को सम्मान देने का जो है सो चेष्टा करता है, वो हमारा भारत। अब पृथ्वी पर कहाँ है, तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं भारत पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में है। किधर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप क्या किए, 0 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींच दिए। ये कौन सा रेखा है, काला वाला कौन सा रेखा है सर, अक्षांश। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम जितना काला इसके समांतर खींचते जाएंगे, सब क्या है, अक्षांश। देखिए ये अक्षांश, ये अक्षांश, ये अक्षांश, ये अक्षांश, ये सभी अक्षांश ऊपर से आएगा। तो ये क्या है जी, ये कौन सा रेखा है, देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है जी, देशांतर। तो आप देखिए ये जो अक्षांश खींचे हैं, तो ऊपर का भाग हो गया उत्तर, नीचे का भाग हो गया क्या, दक्षिण। आप जो देशांतर खींच दिए, तो इधर का भाग क्या, पूर्व, इधर का भाग क्या, पश्चिम। हमारा जो देश है, हमारा क्या है, जो हमारा जो देश है, चलिए थोड़ा ये कहाँ, यहाँ इस तरफ है, तो हम लोग इसलिए कहते हैं। तो देखिए ये कौन सा दिशा है, तो ये अगर हम यहाँ से अगर सीधा करेंगे तो उत्तर और पूर्व, तो मूल रूप से इसे कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा। कौन दिशा, उत्तर पूर्व। एग्जैक्ट हमारा देश पृथ्वी पर, इसी को कहते गोलार्ध। अलग अलग भाग, गोला का अर्ध किस किस गोलार्ध में है, तो हम लोग हमेशा, चूंकि इस रेखा से ऊपर है तो हमेशा उत्तर कहते हैं, और नीचे रहता तो क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है तो यह है उत्तरी गोलार्ध। लेकिन यहाँ से देखिए पूर्व तरफ है कि पश्चिम तरफ, तो आप कहेंगे सर ये तो पूर्व तरफ है। तो रियल में इनका जो स्थिति है, हमारा देश भारत पृथ्वी पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समझ गए, वही पिक्चर यहाँ पर बनाए हैं। सो मानकर चलिए ये देशांतर है, और ये 0 डिग्री क्या है, अक्षांश है। ये उत्तर भाग है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है या पश्चिम है। हमारा देश इस तरफ है, थोड़ा ये पिक्चर नीचे होता है, इस तरफ है, यानी ये उत्तरी और पूर्वी देशांतर के बीच में है। लेकिन हमेशा हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी गोलार्ध, फिर भी वो गलती नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्या है, देश है। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देश देखिए, इनका जो है सो स्थिति बताते हैं। देखिए इनका स्थिति, ये नीचे वाला जो रेखा है, ये जो समानांतर रेखा जा रहा है, ये जो रेखा जा रहा है, ये क्या है, ये है अक्षांश। ये क्या है, अक्षांश। और ऊपर वाला जो ये जो आ रहा है, ऊपर वाला जो आ रहा है,
ये भी जो आ रहा है ये क्या है, देशांतर। ये क्या है, देशांतर। चलिए, देशांतर से क्या पता चलता है, पूर्व पश्चिम। अक्षांश से क्या पता चलता है, उत्तर दक्षिण। अब हमारा भारत की स्थिति अक्षांशीय और देशांतीय रेखा के बीच कहां से कहां है, तो ध्यान रखेंगे, चूंकि हमारा अक्षांश कौन है, उत्तर की ओर की दक्षिण की ओर, तो उत्तर की ओर। तो हमारा देश का जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट, कितना डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। एक लाइन दे देंगे तो मिनट और 2 दे देंगे तो सेकंड हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये उत्तरी अक्षांश होगा कि दक्षिणी, तो सर आपको पता होना चाहिए हमारा उत्तर की ओर है, यानी आपको अभी बताए हैं यह किस दिशा की ओर है, ये किस दिशा की ओर है, रुकिए 1 मिनट, अभी बताए हैं ये किस दिशा की ओर है, यहाँ से यहाँ है ना, तो ये मेन रेखा से ऊपर, तो उत्तरी अक्षांश। तो इसलिए कहते हैं भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से सबसे ऊपर कहाँ, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्या कहते हैं, उत्तरी, क्योंकि ये जो रेखा खींच रहा है ये अक्षांश है। अब देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट। अब ये पूर्व लिखेंगे पश्चिम, तो आपको पता है पूर्व ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा देश इस तरफ है ना, तो मेन रेखा से इधर होगा तो पूर्व, तो ये कहेंगे इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री, देखिए 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, पूर्वी देशांतर के बीच है। कौन देशांतर के बीच, पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी हमारा देश अगर अक्षांश में कहेंगे तो ये अक्षांश है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है, सॉरी देशांतरीय। अक्षांशीय कहेंगे तो नीचे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है, ये अक्षांशीय विस्तार है। तो कहेंगे कितना बड़ा भारत, इतना बड़ा, कितना बड़ा, इतना बड़ा। तो चलिए अब मूल शुरू करते हैं। हमारा भारत दुनिया का सबसे महान और सबसे प्रिय, सबसे अनोखा देश, जिसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट दिल में समाता है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, हमारा भारत, इसका आकार क्या है, तो ये चतुष्फलकीय है। इसका आकार क्या है, चतुष्फलकीय है। ध्यान रखेंगे, भारत का आकार कैसा है, चतुष्फलकीय है। भारत मूल रूप से किस गोलार्ध में स्थित है, अभी बताए हैं उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी कहेंगे तो सीधे हम कहेंगे भारत पृथ्वी पर उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है सर, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या किए हैं, हम बता दिए हैं। अब उससे आगे अब इनका चौहद्दी क्लियर करेंगे। देखिए, हमारा देश भारत है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, इनका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है जी, इंदिरा कौल, जो कहाँ है, लद्दाख में है, जहाँ से ऊपर भारत की सीमा नहीं है। अब भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखेंगे, इनका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु जो कहाँ है, कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। कहाँ है जी, ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक नाम है, एक सॉरी जगह है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। इसी को कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन बिंदु या पॉइंट। किस बिंदु को, इंदिरा बिंदु को, जो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। ग्रेट निकोबार एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वहां पर स्थित है इंदिरा द्वीप। इसका दूसरा नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। भारत का मुख्य भूमि, देखिए ये मेन भूमि है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है जी, कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, आप भी देखते होंगे लेकिन लिख देते हैं, इनका नाम है कन्याकुमारी, जो कहाँ है, जो है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में, जहाँ इसे केप केमोरिन, केप केमोरिन, केमोरिन रीन या कुंवारी अंतरीप या कुंवारी अंतरीप के नाम से भी जानते हैं। केप केमोरिन या कुमारी अंतरीप के नाम से भी जानते हैं, किसको, कन्याकुमारी को। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है किबिथु। किबिथु, क्या नाम है जी, किबिथु, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। पहले इसका नाम था बालोग,
क्या नाम था जी? पहले इसका पुराना नाम क्या नाम था? पुराना नाम क्या था? बालोग। नया नाम क्या हुआ? किबीथू। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु, पहले इसका नाम है ओखा या सरक्रिक था, अभी नाम है गौर माता। गौर माता जो कहाँ है? गुजरात में है। जो कहाँ है? गुजरात में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गौर माता, जो कहाँ है? गुजरात में है। ये हम चौहद्दी क्लियर कर दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी, भारत के यहाँ से देखिए पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। कितनी है जी? 2933 किलोमीटर है। अब भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो ये है 3214 किलोमीटर। कितने हैं? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम 2933। भारत हमारा देश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। भारत का क्षेत्रफल एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के जमीन का कितना प्रतिशत? 2.42% जमीन है। ध्यान रखेंगे, पूरे विश्व में जितना जमीन है उसका 2.42% जमीन किसके पास है? हमारे देश भारत के पास है। भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जानते हैं जनसंख्या, जमीन तो पूरा विश्व को रखते हैं 2.42%, लेकिन पूरे विश्व का जनसंख्या कितना रखते हैं? जनसंख्या कितना रखते हैं? 17.5%। 2011 जनगणना के अनुसार। अभी तो नया आ गया, सो हमारा देश तो पूरा विश्व में टॉप कर दिया है जनसंख्या की दृष्टि से। अभी तक नया डेटा नहीं आया है, इसलिए हमेशा जब भी चर्चा होगा जनगणना, ध्यान रखेंगे, जनगणना ये प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। कितने वर्षों पर होता है? 10 वर्ष पर होता है। इसका कार्य कौन देखता है? ध्यान रखेंगे, इसका कार्य कौन देखता है? गृह मंत्रालय। कौन मंत्रालय देखते हैं? गृह मंत्रालय देखते हैं इसका कार्य। ये प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है, जिससे पता चलता है हमारे देश में कितने क्या है लोगों की संख्या है। अभी तक इससे पहले हुआ था 2011 में जनगणना, फिर होगा 2021 में हुआ होगा, लेकिन कोरोना काल चल रहा था, जिसलिए उसका जो है सो थोड़ा टाइम जो बढ़ा वो धीरे धीरे बढ़ता गया। अभी तक इसका जो 2011-21 का जो आंकड़ा है वो नहीं आया है, इसलिए जब भी आंकड़ा प्रस्तुत करेगा तो 2011 जनगणना के अनुसार ही बोलेगा। इसलिए आप लोग भी ध्यान से क्या करेंगे? देखेंगे। पहले यहाँ आइए, चलिए यहाँ आइए। तो भारत के बारे में पहले उत्तर दक्षिण की लंबाई सब बता दिए हैं, पूर्व पश्चिम की लंबाई बता दिए। अब देखिए भारत का जो कुल स्थलीय सीमा है, क्या है? कुल स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब होता है गुजरात से आप जमीन 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 गए और कहाँ तक आ गए? ये यहाँ तक आ गए, पश्चिम बंगाल तक आ गए। यह जो स्थलीय सीमा है यहीं पर लिख देते हैं। भारत का जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा इसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,000। केवल स्थलीय जमीन से सीमा। और जलीय सीमा, कौन सीमा जी? जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 6100 किलोमीटर। कितने हैं? 6100 किलोमीटर। ये 6100 किलोमीटर ये जो जल के नज़दीक है, यह भी गुजरात से चलेंगे नीचे नीचे, ये कहाँ तक चलेंगे? पश्चिम बंगाल तक चलेंगे। तो इसकी किनारा कितना है? 6100 किलोमीटर। अब पूरा स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो आप कहेंगे सर द्वीप भी तो है हमारे देश में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी तो है। तो अगर उनकी सीमाओं को अगर हम जोड़ दें तो कुल जलीय सीमा, कौन सीमा जी? कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर। एवरेज चलते हैं 7500 किलोमीटर द्वीप सहित। क्या है जी? द्वीप सहित। पहले वाले में 6100 किलोमीटर था, ये इसमें द्वीप नहीं था। अब क्या कर दिए हैं? द्वीप सहित इसकी जो है लंबाई कितनी है? एवरेज में चलेंगे 7500 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारा पड़ोसी देश, अब कहाँ चलेंगे? पड़ोसी देश। पड़ोसी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देख रहे हैं पाकिस्तान,
बार बार जो है सो हमारे देश के ऊपर जो है सो आतंकवादी हमला कर रहा है। अभी हाल ही का चर्चा है, 2-3 दिन पहले का, करीब हाँ 3-4 दिन हो गया होगा, ये जम्मू कश्मीर में एक यात्री बस पर जो है सो हमला कर दिया था 2 आतंकवादी मिल करके। समझ रहे ना, आतंकवाद क्या है, हर व्यक्ति के लिए खतरा है, पूरा विश्व के लिए खतरा है। उसे जड़ से मिटाना क्या है, जरूरी है। इसके लिए भारत हमेशा जो है इसके विरोध में, इसके लिए कड़ी प्रतिक्रिया करता ही है, एक्शन भी करता है और करनी भी चाहिए। क्योंकि आतंकवाद किसी भी विश्व के लिए, अच्छे देश के लिए क्या है, वो एक प्रकार का क्या है, नासूर है, नासूर एक कीड़ा है जो अंदर अंदर देश को क्या कर देता है, खा जाता है। चलिए उसके बारे में तो बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले यहाँ चलते हैं, समझ रहे ना। चलिए, तो अब भारत की कुल पड़ोसी देश की संख्या कितना है, तो कुल कहेगा तो 9, जिसमें कौन कौन, चलिए एक लाइन से चर्चा है। एक में पाकिस्तान, एक में कौन, पाकिस्तान। आप कहेंगे सर कर्म से याद रखें, नहीं जी, आप आगे पीछे रखिए। दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, तीसरा कौन, चाइना। देख रहे ना ड्रैगन मार मार के जो है सो सटाया, मतलब पूरा सुधार दिया था हमारा सैनिक सब। तीसरा कौन, चाइना। अब बीच में है कौन, नेपाल। देखिए इतना बुजुर्गवा सा देश कूद करके चाइना के गोदी में जाकर बैठ जाता है। इधर रहेगा सो नहीं है, इधर रहेगा तो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। सीता माता का मंदिर नेपाल में ही है, तो नेपाल का जो है सो हर एक चीज़ की जानकारी हम लोग रखते हैं। उसके लोगों को रोजगार भी भारत देता है, समझ रहे हैं। कोई दिक्कत है तो उसका हर एक समाधान करता है, रुपया पैसा भी देता है। कौन देता है, भारत देता है। लेकिन इसका जो नेता सब है क्या कहे, मतलब एकदम ढलेल है, बकलेले है। चलिए नेपाल है। अब बीच में देखिए यहाँ पर भूटान, ये लिखा हुआ नहीं है, लिख देते हैं भूटान। आराम से, बहुत छोटा सा देश है ये, मानकर चलिए 5वां है, बहुत छोटा सा देश। कौन सा एक देश है जो इसमें एक क्वेश्चन आता है, जो अपना हरित सूचकांक जारी करता है, तो ये है भूटान। भूटान छोटा सा एकदम बुजुर्गवा सा देश है, लेकिन वो पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता है, वो पर्यावरण के प्रदूषणों को अवशोषित करता है। ये पर्यावरण के लिए बहुत जागरूक है। ध्यान के, हरित सूचकांक कौन जारी करता है, भूटान जारी करता है। अभी मोदी साहब का जो शपथ समारोह था तो भूटान का भी आया था। चलिए पहले चर्चा करते हैं भूटान 5वां नंबर पे। 6ठा में दे देते हैं बांग्लादेश, शेख हसीना दे देते हैं, क्या कीजिएगा। और 7वां में देखिए म्यांमार, यहाँ पर भी तख्ता पलट है, सेना शासन कर रहा है, सबको मार मार के कुछ दे रहा है। चलिए 8वां में दे रहे हैं श्रीलंका। ये तो पता ही है, दिवालिया हो गया कि ना, भूखा नंगा। पड़ोसी देश कैसा है हम लोग, भूखा नंगा, कुछ भी हो हाथ फैला देता है। श्रीलंका आया, देखिए ये बुजुर्ग पाल नुकाया हुआ है, चढ़ाया हुआ है, नम्मा लक्षद्वीप, देख रहे हैं ना। यही है ना जी, नहीं नहीं जा, ये तो हमारा देश है जी, लक्षद्वीप तो हमारा देश है। रुकिए 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 रुकिए, उसको तो देंगे नहीं जगह, लेकिन दे देते हैं मालद्वीप। मालद्वीप बुजुर्गवा दे देते हैं, मालद्वीप। देख रहे हैं ना, मालदीव का भी उसका भी आया था राष्ट्रपति। समझ रहे ना, कैसा कैसा देश है, देखने में इतना, इन्हें से शांति से रहे तो देह में एकदम लगता है, जो क्या कहते हैं हम लोग, हगुआते रहता है, देह हगुआते रहता है, सबको खोखर के रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कुल पड़ोसी देश की संख्या कितने हैं, तो चर्चा किए हैं। देखिए ये भी भर गया, चलिए लिख देते हैं। हमारा पड़ोसी, पड़ोसी नाम के लिए पड़ोसी एकदम ढालेल सब है। कुल पड़ोसी की संख्या कितना है, 9। अब इसको 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटे, 2। कौन कौन, तो स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी, स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी जमीन से जाकर जिसको कूच देते हैं, और कौन, जलीय सीमा वाला पड़ोसी कौन पड़ोसी, जलीय सीमा वाला पड़ोसी। स्थलीय सीमा वाला कुल पड़ोसी कितना है, 7। ध्यान रखें, स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी की संख्या कितना है, 7। और जलीय सीमा वाला पड़ोसी की संख्या कितना है, 2। तो स्थलीय सीमा वाला पहले देखते हैं, सबसे बिगड़ेल, सबसे बिगड़ेल, समझ रहे ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। चलिए 7 क्लियर करते हैं। 1 2 3 में देंगे चीन, बंदर भौंकी देते रहता है। 4 में देते हैं नेपाल, कूद के उसके गोदी, कूद के उसके गोदी। 5 में देते हैं भूटान। 6 में देते हैं बांग्लादेश। कौन देते हैं जी, बांग्लादेश नहीं, पूर्वी पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान। और 7 में कौन है, तो 7 में दे देते हैं म्यांमार। कौन है जी, म्यांमार। 1937 में हमारा देश से अलग हुआ, इसका पुराना नाम वर्मा है। पूरा नाम क्या है जी,
वर्मा, समझ रहे ना, वर्मा। रंगून, रंगून जेल। चलिए यहाँ पर देखिए, जलीय सीमा वाला देश, एक गाना है हमारे देश में, मेरा पिया तू गए रंगून। रंगून ये पहले अपना देश में भी था। तो देखिए, जलीय सीमा वाला देश कितना है? 2। कौन कौन है? तो ये है श्रीलंका। ये कौन है जी? श्रीलंका। और कौन है? मालदीव। और कौन है? मालदीव। ध्यान रखेंगे, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश? 9, जिसमें जलीय कौन? 2, श्रीलंका, मालदीव। स्थलीय में कितने? 7। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और कौन? म्यांमार। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहले देखते हैं। अब देखिए, भारत के कुल कितने राज्य है जो पड़ोसी देशों के साथ सटा हुआ है? तो ये सभी राज्य मिलकर, पहले था 18 राज्य। कितने राज्य थे? 18। तो उसमें से आप क्या हो गया? एक कमी हो गया। 18 से हो गया कितना? 17। तो 17 थे, एक तो कम हो गया। तो पहले था कितना? 18 था, उसमें से एक राज्य कम हो गया, तो हो गया कितना? ये कह सकते हैं, हाँ 18, सॉरी 18 राज्य सटा हुआ था ना, तो अब तो हो गया कितना? एक कम हो गया, तो हो गया 17 राज्य। 17 राज्य। इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के कुल 17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें देख लीजिएगा एक बार चेक, 17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। शासित प्रदेश, सॉरी, कुल 17 राज्य जुड़ा हुआ था। यहाँ पर ध्यान भूल गए, कुल 17 राज्य पड़ोसी देश के साथ जुड़ा हुआ था। कुल 17, तो 17 था, एक मिनट, कुल 17 राज्य पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ था। 17 पहले था, तो एक हट गया, तो बच गया 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो जी बिल्कुल, वर्तमान में 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इस पड़ोसी देश से क्या है? सटा हुआ है। अब पड़ोसी का प्रभाव आप चाहिए नहीं चाहिए, आप पे पड़ेगा ही। इसलिए पड़ोसी का बच्चा अगर नहीं भी पढ़ा लिखा है तो आप उसे पढ़ाइए, नहीं तो आप कितना भी मेहनत करके कुछ भी अच्छा कर लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या है? पड़ोसी राज्य से सटा हुआ है। चलिए यहाँ पर चलते हैं, पहले चर्चा कर देते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसमें आता है, सो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो जानते ही हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है। यहीं पर चलिए चर्चा कर देते हैं, यहीं पर चर्चा कर देते हैं। सो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा भी आता है, सीमा रेखा। तो चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान के बीच कौन सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ सीमा रेखा। कौन है जी? रेड क्लिफ सीमा रेखा। उसके बाद भारत और चीन के बीच कौन जी? भारत और चीन के बीच कौन सीमा रेखा है? मैकमोहन सीमा रेखा। भारत और चीन के बीच कौन राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में है जी? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद पाक जलडमरू, तो भारत और श्रीलंका के बीच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सीमा रेखा है? तो यह है मन्नार की खाड़ी देगा, तो यह भी, या पाक जलडमरू। कौन जी? पाक जल डमरू या जल संधि किन 2 देश के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो ध्यान रखेंगे, यह बार बार आता है। अब पाक जल डमरू या जल संधि देखता है तो विद्यार्थी को लगता है पाक मतलब पाकिस्तान, तो भारत पाकिस्तान को लगा देता है, नहीं। लेकिन इसका क्या होगा? रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, भारत चीन के मैकमोहन, भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू। समझ रहे ना? बिल्कुल। एक और है डुरंड रेखा। कौन है जी? डुरंड रेखा। ध्यान रखेंगे, डुरंड रेखा। पहले ये था डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन पाकिस्तान कट गया, तो पहले ध्यान रखेंगे, पहले था किसके बीच? डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच। भारत अफगानिस्तान के बीच। अब है किसके बीच? अब है भारत नहीं होगा, अब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अब किन देश के बीच है? तो अभी है डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। चलिए चर्चा करते हैं। अब है देखिए,
इसमें चर्चा करेगा। इसको समझने के लिए घर पे मैप खरीद कर आप लोग रखिएगा, आराम से समझेगा। कहेंगे हमारा पड़ोसी देश कितने राज्यों से सटा हुआ है, यानी कितने राज्य को टच करता है, तो ये हमारा पाकिस्तान टच करता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जिसमें 3 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कुल मिलाकर 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कौन टच करता है? पाकिस्तान। फिर देखिए अफगानिस्तान भारत के केवल लद्दाख को टच करता है। भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य से लगा हुआ है? अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है। और सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो चाइना है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, यानी कितने राज्यों से टच करता है? तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य हुआ, और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश को कौन टच करता है? चीन। ये ध्यान रखने के लिए मैप देखकर पढ़ना क्या है? जरूरी है। फिर देखिए नेपाल भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है। नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का थोड़ा थुथुर यहाँ पर निकला हुआ है, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। कौन? नेपाल। भूटान भी कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 4 राज्यों को, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को भूटान स्पर्श करता है। ये बांग्लादेश देखिए कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो ये करता है पश्चिम बंगाल। किसको? पश्चिम बंगाल। उसके बाद ये हो गया कौन? असम। ये हुआ मेघालय, ये हुआ त्रिपुरा और ये हुआ मिजोरम। यानी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को कौन टच करता है? बांग्लादेश। पश्चिम बांग्लादेश कहता है। इसमें एक सवाल आता है बार बार, त्रिपुरा को 3 ओर से कौन सा देश घेरे हुआ है? तो बांग्लादेश। और उसके बाद देखिए ये इधर है म्यांमार भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों को कौन स्पर्श करता है? कौन स्पर्श करता है जी? म्यांमार। तो कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश से क्या है? सटा हुआ है। किस देश से सटा हुआ है? पड़ोसी देश से क्या है? सटा हुआ है। ये हमारा भारत का क्या है? परिचय है। अब चलिए इसमें बार बार क्वेश्चन आता है, जो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में, कब? वर्तमान में भारत में 28 राज्य। कितने राज्य? 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितना था? पहले था 29 राज्य। कितने थे? 29 राज्य। समझ रहे ना? और 7 केंद्र शासित प्रदेश। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सीटेट वाले ध्यान रखेंगे, पड़ोसी राज्य भी पूछता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, केरल किन 2 राज्यों को स्पर्श करता है? तो तमिलनाडु और कर्नाटका। गोवा भी 2 राज्यों का स्पर्श करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ये जो है स्पर्श करने वाले राज्य, इसको आप मैप में अच्छा से ध्यान दे करके 2-3 बार क्या कर लीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। अब फिर देखिए गुजरात से पूछेगा कितने राज्यों को स्पर्श करता है गुजरात? ये 3 राज्यों को, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। यही में पूछता है सबसे लंबा सीमा किस राज्य का है जो अलग अलग राज्यों से सटा हुआ है? तो वह है उत्तर प्रदेश का। ये 8 राज्यों को स्पर्श करता है। किसको? बिहार को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, उसके बाद हरियाणा को, उसके बाद कह सकते हैं यहाँ पर कौन? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को स्पर्श करता है। दिल्ली तो इसके टच में है ही। तो ये है उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती। बिहार कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 3। ये पूरब में पश्चिम बंगाल और ये पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर में तो नेपाल है। तो नेपाल तो हमारा राज्य नहीं है। और दक्षिण में क्या है? झारखंड। तो ये सबका सीमा रेखा किन किन राज्यों से सटा हुआ है, इसको क्या कीजिएगा? मैप में देख करके पढ़ लीजिएगा। कैसे पढ़िएगा? मैप में देख करके। समझ रहे ना? तो भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और सुन लीजिए, भारत की जनसंख्या कितना है? 2011 जनगणना के अनुसार कितना है? 121 करोड़ है। कितने हैं? 121 करोड़ है, जो पूरे विश्व का कितना है? 17.5% है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या
सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी का है, किसका है? यूपी का। और सबसे कम किसका है? सिक्किम का। ध्यान रखेंगे, सबसे कम किसका है? सिक्किम का। समझ रहे ना? और और बहुत सारा चीज देखना है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन है? यूपी है। और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? गोवा है। कौन है जी? सबसे छोटा गोवा है। ध्यान रखेंगे, भारत की जो साक्षरता है, क्या है जी? भारत की साक्षरता, भारत की साक्षरता वो कितना है? 74.04% है। कितने हैं? 74.04% क्या है? साक्षरता है। भारत का घनत्व, घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जितने लोग निवास करते हैं, यही है जनसंख्या घनत्व। ये कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं लिंगानुपात। तो ये है 940। कितने हैं? 940। ध्यान रखेंगे, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है बिहार का। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है जी? ये है बिहार का। कितना है? 1106 व्यक्ति, 1106 व्यक्ति। और सबसे कम किसका है? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 15 व्यक्ति या 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश सबसे कम। लिंगानुपात तो जानते हैं, सबसे ज्यादा किसका है? केरल का है सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है हरियाणा का, 877 ही है। कितना है? 877। और केरल का है 1084 है। तो ये है लिंगानुपात। प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात। अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा, सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है, सो भारत के समुद्र तट को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। ध्यान रखेंगे, भारत के समुद्र तट को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भाग में। ये भाग है पूर्वी भाग। ये कौन भाग है? ये पूर्वी। और ये क्या है? पश्चिमी। पूर्वी भाग किधर किधर आता है? बंगाल की खाड़ी की ओर। किधर आता है? बंगाल की खाड़ी। अब पश्चिमी भाग किधर आता है? अरब सागर। कहाँ आते हैं? अरब। चलिए इसके लिए अलग से एक मैप को जैसो आप लोगों को दर्शा देते हैं। शुरू में चलिए उसको जो खाली रखे थे, इसलिए ना खाली रखे थे सर। चलिए, हाँ अब आने वाला है। ये देखिए, भारत के समुद्र तट को 2 भागों में बांटता है। ये पूरब है तो ये है पूर्वी समुद्र। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है। ये क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर, अरब सागर। तो भारत के समुद्र तट को 2 भागों में बांटा। कितने? पूर्वी समुद्र तट, पश्चिमी समुद्र तट। भारत के समुद्र तट पर कितने राज्य स्थित है? कुल 9। कितने? समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे कितने राज्य स्थित है? कुल 9। जिसमें पूर्वी समुद्र तट पर कितने राज्य? 4 राज्य। कौन कौन? ये पश्चिम बंगाल, ये हुआ पश्चिम बंगाल 1, उड़ीसा 2, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश 3 और तमिलनाडु, तमिलनाडु 4। बार बार क्वेश्चन पूछता है। अब पश्चिमी समुद्र तट यानी अरब सागर के किनारे कितने राज्य स्थित है? 5। अब पूर्वी पर कितने थे? 4। कौन कौन? तो ये है गुजरात। ये कौन है साहब? ये है गुजरात। ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कर देते हैं, महाराष्ट्र। इधर गोवा में ये था क्या? गोवा। ये ऐसा क्या है? कर्नाटक। ये क्या है? कर्नाटक। और ये ऐसे क्या है? केरल। तो ध्यान रखेंगे, पश्चिमी समुद्र तट पर 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी समुद्र तट पर 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे लंबी समुद्र तट किसका है? गुजरात का। सबसे छोटा किसका है? गोवा का। चलिए इतना तक की चर्चा कर दिए हैं। अभी अगर और कहेंगे तो द्वीप, द्वीप भारत में कितने हैं? 247 द्वीप है। मुख्य कितने हैं? 247। जिसमें बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में क्या है जी? बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 204 द्वीप है। इसलिए अंडमान निकोबार को भारत का आर्क्यूपेलिगो,
आर्क्यूपेलिगो कहा जाता है। इसका मतलब होता है द्वीपों का समूह। और अरब सागर में इधर देखिए, इधर इधर है कौन, अरब सागर में कौन है, लक्षद्वीप। ध्यान रखेंगे, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो इसमें तो कहा जाता है 43 द्वीप है, 43 है, लेकिन ध्यान रखेंगे मुख्य कितने, 36 मुख्य द्वीप है। तो कुल कहेंगे 43, लेकिन मुख्य लक्षद्वीप में कितने हैं, 36। तो भारत में द्वीपों की संख्या कितना है, 243। तो चलिए, आज का वीडियो अगर और कहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप बताइए, जो आपकी चर्चा शुरू से चल रही थी वो सही जगह पर गया ना जी, सही जगह पर गया। और आशा करते हैं कि हर एक विचार आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्त मित्र के साथ भी शेयर करेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे जो भी नया नोटिफिकेशन मैं जैसे ही नया वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे हंसते मुस्कुराते के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।